एपिसोड 61। कोमल को एक बार फिर से दिखा गौतम रंधावा। दूसरी तरफ इश्की से ऑफिस में मिली एक लड़की ने दिया उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर। वहीं रोका के मिलने पर समर ने किया राजवीर को इन्फॉर्म और राजवीर ने रखवाया इश्की के लिए बॉडीगार्ड कम ड्राइवर। अब आगे राजवीर ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास जा रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की और मिशा पर गई, जो कि अपनी बाइक के पास जा रही थी। राजवीर ने अपने ड्राइवर को उन्हें बुलाने को भेजा तो ड्राइवर जाकर उन दोनों को बुला लाया। इश्की और मिशा राजवीर के पास आई तो राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगे। तभी इश्की ताने देते हुए बोली, आज आपको डर नहीं है कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा। राजवीर ने जवाब दिया, तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पर? और वैसे भी यहाँ मेरी कार पार्क होती है, यहाँ पर किसी को आना अलाउड नहीं है। इस पर इश्की बोली, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरी बाइक का क्या होगा? वो क्या यहीं पड़ी रहेगी? राजवीर ने जवाब दिया, बाइक रहने दो यहीं पर, यहाँ से कौन लेकर जाएगा? इश्की बोली, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी अपनी बाइक। राजवीर ने थक हार कर कहा, ओक फाइन, ड्राइवर ले आएगा। तभी उन दोनों के बीच में मिशा बोली, नहीं भाई, ड्राइवर को रहने दो, मैं ही ले आऊंगी बाइक। राजवीर ने एक बार फिर से कहा, नहीं, तुम कार में ही चलो। मिशा बोली, भाई वो मुझे एक जगह काम था, आप इश्की को ले जाएं, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजवीर ने कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। फिर मिशा ने इश्की से बाइक की चाबी ली और इश्की राजवीर के साथ चली गई। लेकिन मिशा जैसे ही पीछे पलटी, उसे रेहान शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कुछ दूरी पर सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिशा को देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मिशा, ये तो राजवीर सर थे ना? ये इश्की से इतने क्लोज होकर कैसे बात कर रहे थे, और तुम उन्हें भाई क्यों कह रही थी? रेहान का ये सवाल सुनकर मिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रेहान को क्या जवाब दे। फिर बहुत सोचकर वो बोली, वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर रेहान बहुत ज्यादा शॉक हो गया और उसने शॉक्ड होते हुए ही पूछा, व्हाट? तुम राजवीर सिंघानिया की बहन हो? मिशा चिढ़कर बोली, आई थिंक मैंने पहले भी यही बोला था कि मैं उनकी बहन हूँ। रेहान ने आगे सवाल करते हुए पूछा, और इश्की? उसकी क्लोजनेस देखकर तो लग रहा था कि वो उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है। ये सुन मिशा ने रेहान को सच बताते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इश्की भाई की वाइफ है। ये बात सुनते ही रेहान को और बड़ा झटका लगा और वह चिल्लाकर बोला, व्हाट? तभी मिशा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सुनाई देता है। वहीं रेहान अब भी शॉक्ड होते हुए ही बोला, तुम क्या बोल रही हो? सर की शादी हो गई है और वो भी इश्की से। मिशा ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन तभी मिशा ने रेहान को धमकाते हुए कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि भाई की वाइफ इश्की है और सेकंड की मैं उनकी बहन हूँ, वरना मैं तो बाद में, लेकिन उससे पहले भाई ही तुम्हें नहीं छोड़गे। तो रेहान थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आज मुझे इश्की की शर्त जीतने की वजह समझ में आ गई है। मुझे तो अब पता चला, जरूर उसने राजवीर सर को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। इस पर मिशा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ने पहले ही बोल दिया था कि वो हमारी ऑफिस से रिलेटेड किसी भी चीज में हेल्प नहीं करके। दूसरी तरफ कार में राजवीर और इश्की कार में बैठे तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसके बाद राजवीर ने कार की पार्टीशन को ऑन कर दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। ये देख इश्की ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद भी राजवीर को अपने फ़ोन में बिजी देख इश्की ने उसका फ़ोन ले लिया और जल्दी से उसके गले से लग गई। ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और उसने इश्की को टाइटली पकड़ लिया। इश्की फिर राजवीर से अलग होकर राजवीर की गोद में बैठ गई और उसके गले में हाथ डालकर राजवीर को किस करने लगी। राजवीर इश्की के हर मूव से शॉक होता जा रहा था, क्योंकि सुबह ही किस की बात पर इश्की ने राजवीर से बहस की थी और अभी खुद ही उसे किस कर रही थी। राजवीर भी इश्की के किस का रिस्पॉन्स देते हुए उसे डीप किस करने लगा। जब इश्की को सांस लेने में दिक्कत हुई तो राजवीर इश्की के लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ गया। वह उसे किस और बाइट किए जा रहा था। आज राजवीर थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो रहा था और ये बात इश्की भी नोटिस कर रही थी, क्योंकि आज राजवीर की हर किस डीप थी। तभी राजवीर धीरे धीरे इश्की की कमर को सहलाने लगा और अब उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। राजवीर इश्की की गर्दन पर किस किए जा रहा था। तभी उसने थोड़ा सा उसके टॉप को नीचे कर दिया, वह उसे बाइट्स करने लगा। तभी अचानक से उसकी कार रुक गई और ड्राइवर की आवाज़ से दोनों अपनी दुनिया से बाहर आए। ड्राइवर बोला, सर, घर आ गया है। ये सुनकर दोनों को होश आया और फिर राजवीर इश्की की ड्रेस को ठीक करने लगा। उसके बाद दोनों कार से बाहर आ गए। तो क्या होगा आगे? क्या राजवीर और इश्की के बीच शुरू होने वाला शादी वाला ये रिश्ता? और क्या करेगा रेहान इश्की का सच जानने के बाद? एपिसोड 62। अब आगे घर पहुंचकर राजवीर और इश्की दोनों अपने रूम में चले गए। लेकिन रूम में पहुंचते ही राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि कॉलर पर घर के ही एक हेल्पर का कॉल आ रहा था,
जो राजवीर को घर की हर इंपॉर्टेंट खबर देता था। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो उस हेल्पर ने राजवीर को बताया कि कैसे आज कोमल बेहोश हो गई थी और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। राजवीर ने सारी बात सुनकर फोन रख दिया। उसके बाद इश्की चेंज करके आई तो राजवीर उससे बोला, एक बार जाकर मिसेस सिंघानिया से मिलाओ। राजवीर की बात से इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और पूछा, पर ऐसे अचानक क्यों? राजवीर ने जवाब दिया, बस ऐसे ही, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो एक बार देख लो। इश्की ने अब आगे कुछ नहीं पूछा और कोमल के रूम की तरफ चली गई। वहीं अपने रूम में राजवीर मन ही मन खुद से बोला, ऐसे अचानक घर में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? पहले इश्की की जान को खतरा हुआ और अब मिसेस सिंघानिया के साथ ये सब। ये सोचते हुए ही राजवीर ने अपना फोन निकालकर समर को कॉल लगा दी। जैसे ही समर ने कॉल रिसीव किया तो राजवीर ने तपास से पूछा, समर, मैंने तुम्हें गौतम रंधावा की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, वो कहाँ है? इस पर समर ने जवाब दिया, सर मैंने पता किया तो उनकी सिर्फ पिछले 10 साल की ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उससे पहले वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उनकी फैमिली में कौन है, हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। राजवीर ने फिर से फोर्सफुली कहा, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हाँ, घर की सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करवा दो। ओके सर। समर ने ये कहा ही था कि राजवीर ने कॉल कट कर दी और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ इश्की कोमल के रूम में जा पहुंची थी। उसने देखा कि कोमल बेड पर लेटी हुई थी और रूम में एक हेल्पर भी थी। इश्की कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आप ठीक तो है ना? कोमल ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ इश्की, बस थोड़ी सी कमजोरी थी इसलिए लेटी हुई हूँ। तभी इश्की शिकायत करते हुए बोली, कमजोरी तो आएगी ही ना, आप सारा दिन सबके पीछे लगी रहती हो, आई सबकी क्या करती रहती हो, जिसके चलते अपना ध्यान ही नहीं रख पाती। इश्की की बात सुनकर कोमल ने हंसकर जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इश्की और कोमल बहुत सारी बातें करने लगी। इश्की ने उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया और थोड़ी ही देर के बाद वहां मिशा भी आ गई। उसने कोमल के पास बैठते हुए पूछा, मॉम, क्या हुआ आपको? सर्वेंट से पता चला कि आप बेहोश हो गई थी। कोमल प्यार से मिशा के गाल पर हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं हुआ था बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी की वजह से था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिशा ने स्ट्रिक्ट होकर पूछा, मॉम, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अब से आप कुछ नहीं करोगी, अब आप बस रेस्ट करोगी। तभी इश्की भी साथ देते हुए बोली, हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है मिशा, आंटी को अब सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। थोड़ी देर बाद इश्की उठकर अपने रूम में आ गई तो देखा कि राजवीर सोफे पर बैठ अपना काम कर रहा था। तो इश्की उसके पास आकर बोली, आपको ऑफिस में काम करके चैन नहीं मिलता क्या, जो आप घर में भी शुरू हो जाते हो? इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा, जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। इस पर राजवीर ने जवाब दिया, बस थोड़ा सा काम था वही कर रहा हूँ। तो इश्की ने राजवीर का लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आप हर बार यही कहते हो कि थोड़ा सा काम है, फिर बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़े काम में बदल जाता है। इश्की जैसे ही लैपटॉप बंद करके उसे उठाने वाली थी तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे इश्की सीधा राजवीर के ऊपर जा गिरी। राजवीर ने उसे टाइट से पकड़ लिया और बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपना काम ना करूं तो क्या करूं? तो इश्की ने राजवीर की बाहों से खुद को छुड़ाते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहती, आप छोड़िए मुझे। राजवीर इश्की को छेड़ते हुए बोला, क्यों? अभी तो तुम लड़ रही थी, मुझे लगा कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ कर रखूं। इश्की ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, आप ना बिल्कुल ही बदल गए हो, आप पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। तभी राजवीर ने पूछा, अच्छा तो क्या चेंज देखा तुमने मुझ में? इश्की इरिटेट होते हुए बोली, मैं नहीं बता रही, आप छोड़िए मुझे बस। राजवीर ने उसे और परेशान करते हुए कहा, अरे अभी तुम मुझे काम करने से रोक रही थी, अब चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। इश्की पर इश्की तुरंत बोली, अच्छा सॉरी, आप अपना काम कर लीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। राजवीर फिर से इश्की को छेड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे, अब तो मेरा मूड चेंज हो गया है। राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने साथ बेड पर ले गया। हमारा हर लम्हा चुरा लिया आपने, आंखों को एक चांद दिखा दिया आपने, हमें जिंदगी तो दी किसी और ने, पर प्यार इतना देकर जीना सिखा दिया आपने। क्या था गौतम रंधावा के अतीत का सच? क्या सच जानने के बाद बदल जाएगी राजवीर की जिंदगी? क्या इश्की और राजवीर के बीच की दूरियां हो जाएगी इस बार खत्म? एपिसोड 63। सुबह का वक्त। इश्की आज राजवीर से पहले उठ गई थी। वो राजवीर की तरफ देखने लगी जो उसे टाइट से पकड़कर सो रहा था। इश्की बहुत प्यार से राजवीर को देख रही थी क्योंकि राजवीर बहुत ही प्यारा लग रहा था। इश्की थोड़ी देर राजवीर को ऐसे ही देखती रही और फिर खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इन सब में राजवीर की नींद खुल गई तो वो इश्की से बोला, क्या कर रही हो, सो जाओ। इश्की ने जवाब दिया, नहीं मुझे उठना है। तो राजवीर बोला, रोज तो लेट उठती हो, आज मेरा सोने का मन है तो तुम्हें जल्दी उठना है। ये बोलकर फिर से सो गया। तभी इश्की ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आज उठना है मुझे और आपको सोना है तो सो जाओ।
राजवीर ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम उठ जाओगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए सो जाओ चुपचाप। ये बोलकर उसने इश्की को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लिया। हद होती है यार, सोना खुद को है और तकिया मुझे बना रखा है। इश्की खुद में बड़बड़ाते हुए चुपचाप वैसे ही लेट गई, लेकिन उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटे के बाद राजवीर भी उठ गया और इश्की को देखने लगा, जो अपना फोन चला रही थी। राजवीर ने इश्की के हाथ से फोन लेते हुए कहा, सुबह सुबह उठते ही इंसान को एक्सरसाइज या फिर योग करना चाहिए और तुम हो जो फोन पकड़ के बैठ जाती हो, क्या हुआ? तुम्हारा जिम जाने का भूत उतर गया क्या? इश्की अपना मुंह फुलाकर बोली, अच्छा मैं एक्सरसाइज और योग करती, लेकिन कैसे? इतनी तेज से पकड़ रखा था मुझे, न तो छोड़ रहे थे और ना ही हिलने दे रहे थे। फिर कैसे और क्या करती मैं? ये सुनकर राजवीर ने इश्की के गाल पर किस करते हुए कहा, अच्छा बाबा गलती मेरी है, सॉरी। इश्की तुरंत मुस्कुराकर राजवीर से बोली, गुड। वैसे अब आपके प्रॉमिस का क्या हुआ? राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सा प्रॉमिस? इश्की बोली, अरे मेरी हर विश पूरी करने का, जो विश लिस्ट में थी। राजवीर ने जवाब दिया, वो मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर इश्की हैरान होते हुए बोली, अरे अब ये क्या कर रहे हैं आप? राजवीर ने जवाब दिया, आज मेरा मन तुम्हारे साथ नहाने का है। इश्की बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों? आज आपको जिम नहीं जाना है क्या? और मैं देख रही हूँ आजकल आपको बहुत रोमांस सूझ रहा है। तभी राजवीर इश्की को शावर के नीचे खड़ा करते हुए बोला, क्यों? तुम्हें तो मैं अनरोमांटिक दिखता था, फिर मैं रोमांस कैसे कर सकता हूँ? राजवीर ने ये बोलते हुए शावर ऑन कर दिया, जिसकी वजह से पानी उन दोनों पर गिरने लगा। ये देखकर इश्की राजवीर की आंखों में देखते हुए शर्मा गई और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, जिसे देखकर राजवीर बोला, क्या बात है, तुम्हें शर्माना भी आता है? इस पर इश्की कुछ नहीं बोली और राजवीर इश्की के फेस को ऊपर करके उसे किस करने लगा। इश्की भी किस पर रिस्पॉन्स करने लगी और कुछ देर के बाद दोनों अलग हो गए। तभी इश्की राजवीर के गले से लगकर बोली, राजवीर आई लव यू। ये सुनकर राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू टू। फिर थोड़ी देर बाद इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, अब आप बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। राजवीर ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, हाँ तो कर लो, इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इश्की ने तुरंत रोनी सी शक्ल बनाकर जवाब दिया, आप जाए ना। तभी राजवीर बोला, अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन कब तक ऐसे बचोगी? ये सुनते ही इश्की तेज आवाज में बोली, राजवीर अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। ये बोलकर राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। दूसरी तरफ एक बड़े से घर में एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में किसी की फोटो थी, जिसे देखते हुए उसने कहा, आखिर कब तक मेरे से छिपती फिरोगी? कभी ना कभी तो मेरी पकड़ में आओगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी और अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार लोगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। आ रहा हूँ मैं, तुम्हारी बर्बादी बनकर, बहुत जल्द ढूंढ निकलूंगा तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ मिशा और इश्की ऑफिस के लिए कार से जा रहे थे, क्योंकि राजवीर ने उन्हें बाइक से जाने के लिए मना किया था। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक आदमी आ गया और कार स्पीड से झटका खाते हुए रुक गई। इश्की और मिशा ने भी कार के अंदर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। फिर मिशा ड्राइवर को देखते हुए बोली, क्या हुआ है? ड्राइवर ने जवाब दिया, मैम कार के सामने कहीं से अचानक एक आदमी आ गया है। ये सुनते ही इश्की ने ऑर्डर देते हुए कहा, हाँ तो जाकर देखो उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। ये सुनकर वो ड्राइवर कार से निकल के उस आदमी को देखने लगा। तभी मिशा और इश्की भी कार से बाहर आ गई। उस आदमी को उठाते हुए मिशा बोली, अंकल आपको ज्यादा तो नहीं लगी है ना? वो आदमी कुछ बोलता कि उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। इस पर इश्की ने घबराते हुए कहा, जल्दी चल मिशा, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उन्हें कुछ हो ना जाए। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ तू सही कह रही है, चल चलते हैं। फिर ड्राइवर की हेल्प से वे उस आदमी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कौन था ये आदमी और वो अननोन आदमी किसको बर्बाद करने वाला है? एपिसोड 64। राजवीर अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था कि तभी उसके पास इश्की के ड्राइवर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो ड्राइवर ने राजवीर को सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद राजवीर ने फोन रखा और समर को अपने केबिन में बुला लिया। जब समर कैबिन आया तो राजवीर ने उसे हॉस्पिटल जाकर सारे मामले को देखने के लिए कहकर वहां से भेज दिया। हॉस्पिटल इश्की और मिशा हॉस्पिटल में वार्ड के बाहर खड़ी थी, तभी वहां समर भी आ गया। उसने इश्की की ओर देखते हुए पूछा, मैम कितनी चोट आई है? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, चोट ज्यादा नहीं थी, पर वो बेहोश हो गए थे और सिर पर भी थोड़ी चोट लगी थी। अब डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ है। ये सुनकर समर बोला, आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ सब देख लूंगा। आप चाहे तो मिशा मैम के साथ ऑफिस जा सकती है। तभी मिशा ने जवाब दिया, उन्हें होश आने दो, फिर हम चले जाएंगे।
समर बोला, ओके मैम। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, उनके सिर पर चोट आई है। दिखने में तो वो छोटी सी थी, पर उससे उनके सिर की एक नस दब गई है, जिससे कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त चली गई है। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है, ये भी नहीं कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। ये सुनकर इश्की ने हैरान होकर पूछा, व्हाट? अब हम उनके परिवार को कहाँ ढूंढे? समर तुरंत बोला, इट्स ओके मैम, मैं पता करता हूँ कि वो कौन है। इतना बोलकर समर ने वहां से अलग जाकर किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उधर मिशा ने इश्की से कहा, जब तक पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, तब तक ये कहाँ रहेंगे? इश्की ने कुछ सोचकर बोला, एक काम करते हैं, हम इन्हें घर लेकर चलते हैं। जब इनकी फैमिली का पता चलेगा तब उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। मिशा ने भी सोचते हुए जवाब दिया, हाँ तू ठीक कह रही है, और वैसे भी ये सब हमारी कार से ही हुआ है, हमें इतना तो करना ही चाहिए। तभी इश्की का फोन रिंग हुआ और उसने देखा तो रेहान कॉल कर रहा था। ये देख इश्की ने मिशा से दूर जाकर कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलो। रेहान ने तुरंत सवाल किया, कहाँ हो तुम दोनों? तुम भूल गए आज हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था, पर तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करी ली है और ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर भी चढ़ कर खड़ा हूँ। मैंने तो लोगों को पैसे देकर भीड़ भी जमा कर ली है। ये सुनकर इश्की अपने दांत पीसते हुए बोली, व्हाट? तुम ये सब ड्रामा ऑफिस के सामने करने वाले हो? अगर राजवीर को पता चला ना तो वो तुम्हें सच में जिंदा जला देंगे। रेहान ने जवाब दिया, तो और कहाँ जाऊं? इश्की बोली, ऑफिस से दूर जाओ, मैं मिशा को कैसे भी वहां ले आऊंगी। और इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। इश्की वापस मिशा के पास आई, जो डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी। तभी मिशा इश्की को देखकर बोली, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। इश्की ने जवाब दिया, ये तो ठीक है, तब तक तो समर इनके घरवालों का भी पता लगवा लेंगे। मिशा ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर इश्की बोली, अच्छा ठीक है, अब समर यहाँ देख लेगा, हम ऑफिस चलते हैं। ये कहकर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर में कोमल अपने रूम में टहले जा रही थी, क्योंकि आज उनका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। यूं ही टहलते हुए वो खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चे मुझसे दूर। कोमल ये बोलते बोलते रुक गई और फिर उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अर्नव है ना, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे बचाया था और अब भी बचा लेंगे। मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। अब कुछ गलत नहीं होगा, जितना होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। कोमल खुद ही खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी दादी रूम में आते हुए बोली, कोमल तुम ज्यादा सोच रही हो, क्यों अपने पुराने डर को फिर से हावी होने दे रही हो? ये मत भूलो कि तुम अब मिसेस कोमल सिंघानिया हो। आज के समय में कोई भी सिंघानिया परिवार से नहीं टकरा सकता, इसलिए चिंता छोड़ दो। तुम ये मत भूलो कि चिंता और चीता की राशि एक ही होती है। ये सुन कोमल ने जवाब दिया, माँ भूल ही तो गई थी, लेकिन वो फिर से आ गया है। मुझे तो लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है और एक बार फिर से मेरे सामने आ गया। मेरी जिंदगी की उस एक गलती ने ना जाने कितनी खुशियों को सांप बनकर डस लिया और कितनों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। दादी एक बार फिर से कोमल को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, जो हुआ उसमें तेरी क्या गलती थी? तूने तो अपने आने वाले कल के लिए सपने सजाए थे, पर तुझे क्या पता था कि तेरे दामन में फूल की जगह कांटे हैं। कोमल ने उदास होते हुए कहा, आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन मेरे दामन के उन कांटों ने दूसरों को भी घायल कर दिया है। कोमल की ऐसी बातें सुनकर दादी बोली, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सोच, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो तुझे 2 बेटियों की शादी करनी है और एक बदमाश बेटा है, उसकी भी तो शादी करनी है। अभी तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। चल अब आंसू पोंछ, अगर किसी बच्चे ने देख लिया ना तो फिर से 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मिशा और इश्की ऑफिस पहुंच गए थे। तभी इश्की ने बहाना बनाते हुए कहा, मिशा मुझे ना बहुत भूख लग रही है, जल्दी के चक्कर में मैं खाना नहीं खा पाए और फिर इतना सब कुछ हो गया है। चल ना पहले चलकर कुछ खाते हैं, फिर ऑफिस चलेंगे। मिशा ने जवाब दिया, तो तू कैंटीन में खा लियो। इस पर इश्की बोली, नहीं मुझे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है। चल ना, थोड़ी देर की ही तो बात है और वैसे भी हम तो इतना लेट हो ही चुके हैं। इश्की की जिद मानते हुए मिशा ने कहा, अच्छा ठीक है चल फिर। मिशा के ये कहते ही दोनों वहां से पास के ही एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गई। क्या करने वाला है रेहान उस रेस्टोरेंट में, और क्या है कोमल के अतीत से जुड़ा वो राज जिसे वो छुपा रही है सबसे? एपिसोड 65। कुछ देर बाद इधर राजवीर अपने कैबिन में सोफे पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने इश्की और रेहान अपना सिर नीचे करके खड़े थे और मिशा साइड में खड़ी थी। उसे इस वक्त उन दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया था। राजवीर अपनी सीरियस टोन में बोला, अब चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या सोचा, मेरे ऑफिस के आसपास इतना ड्रामा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बोलोगे अब कुछ? उद्धरण चिन्ह।
राजवीर की आवाज सुनकर इश्की जैसे तैसे ऊपर देखते हुए बोली, राज। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बीच में टोकते हुए बोला, सर। इश्की बोली, राजवीर। राजवीर फिर से बीच में टोकते हुए बोला, सर। इस बार इश्की तेज आवाज में बोली, सर, जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो बस कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते बोलते इश्की की आवाज शब्दों के साथ साथ धीमी होती जा रही थी। इश्की की बात सुनते ही रेहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ 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 सर, ये इश्की सही कह रही है, और कोई इंटेंशन नहीं था हमारा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए तुम दोनों को सुसाइड का आइडिया मिला। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने कहा, वो बात ही है सर की। पर वो ये बोलते बोलते रुक गया। राजवीर रेहान की बात को पूरी करते हुए बोला कि तुम मिशा को पसंद करते हो और उसके बाद बार मना करने के बाद सोचा क्यों ना एक बार कुछ फिल्मी ट्राई किया जाए। एम आई राइट? उद्धरण चिन्ह। राजवीर के मुंह से ये सब सुनकर इश्की, रेहान और मिशा तीनों ही ये सोचकर शॉक हो गए कि राजवीर को सब कैसे पता चला। उनको शॉक देखकर राजवीर बोला, अपने घर के हर एक इंसान की जानकारी रहती है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। राजवीर आगे पूछते हुए बोला, अब ये बताओ, ये बेकार आइडिया था किसका? उद्धरण चिन्ह। रेहान तपाक से बोला, इश्की का। उद्धरण चिन्ह। इश्की गुस्से से रेहान को देखते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? मैंने तो सिर्फ ऊपर चढ़कर कूदने की धमकी देने का आइडिया दिया था, आग लगाने का आइडिया तो तेरा था। उद्धरण चिन्ह। रेहान बोला, हाँ, तो अगर तुम मुझे सुसाइड का आइडिया नहीं देती तो आग का भी आइडिया मुझे नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, अच्छा, एक तो तरस खाकर आइडिया दिया, ये सोचा कि बेचारे का भला हो जाए, नहीं तो पूरी जिंदगी देवदास बनकर घूमता रहेगा। लेकिन ये देखो, जनाब के तेवर ही अलग हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। रेहान भी चिल्लाकर बोला, क्या हेल्प की? काम बनने की जगह और बिगड़ ही गया। उद्धरण चिन्ह। दोनों फिर से सब कुछ भूल कर लड़ने लगे और उन्हें इस बात का होश भी नहीं था कि वो दोनों इस वक्त राजवीर के सामने उसी के कैबिन में खड़े थे। इश्की फिर से बोली, अच्छा, मेरी वजह से काम बिगड़ा? किसने कहा था लोकेशन ऑफिस के पास रखने के लिए? तेरा बस चलता तो ऑफिस के सामने ही ये सब करने लग जाता। वो तो मैं थी जो थोड़ा ही सही लेकिन दूर जाने को बोल रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सब देखकर राजवीर चिल्लाते हुए बोला, बस। राजवीर गुस्से से आगे बोला, तुम दोनों ये भूल गए हो क्या कि ये ऑफिस है, वो भी मेरा, राजवीर सिंघानिया का, जिसे तुम दोनों ने चिड़ियाघर बना दिया है। अब मुझे नहीं जानना कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं, क्योंकि सजा अब तुम दोनों को मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। इश्की शौक होकर बोली, क्या सजा? राजवीर बोला, हाँ, आपने सही सुना। उद्धरण चिन्ह। इश्की मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर राजवीर। उद्धरण चिन्ह। तभी राजवीर बीच में टोकते हुए बोला, सर। इश्की बोली, सर प्लीज छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। राजवीर इश्की की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, आज से तुम दोनों एक वीक तक 2 घंटे ओवरटाइम करोगे, और वैसे भी मैंने तुम दोनों की रिपोर्ट देखी है, ऐसा लगता है जैसे काम सीखने नहीं बल्कि बिगाड़ने आए हो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर आगे बोला, अब जाओ और काम स्टार्ट करो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने दोनों को ऑफिस से बाहर कर दिया। इस वक्त ऑफिस में राजवीर के साथ सिर्फ मिशा थी। फिर वो जैसे ही जाने को हुई तो राजवीर ने उसे रुकने को बोला। अंडस्को बाहर इश्की और रेहान एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। इश्की बोली, एक काम भी ढंग से नहीं होता है न तुमसे। मैं मिशा को वहां ले आई थी, लेकिन नहीं, जनाब को तो अपने फैंस की पड़ी हुई थी। किसने कहा था सोशल मीडिया पर लाइव जाने को? रेहान बोला, मुझे लगा ऐसा करने से मिशा पर प्रेशर आएगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की चिढ़ते हुए बोली, प्रेशर तो आ ही गया, लेकिन मिशा पर नहीं, हम पर। तुम्हें क्या लगा था लाइव आ जाओगे तो राजवीर को पता नहीं चलेगा कि उनके ऑफिस के आसपास क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। इश्की मिशा को पास के एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जा रही थी कि तभी उन्हें एक जगह से बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। जब मिशा ने उस तरफ देखा तो शॉक रह गई, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग पर रेहान खड़ा था और उसके हाथ में एक माइक था। वहीं सामने कुछ लकड़ियां खड़ी थी और उससे थोड़ा आगे एक सेल्फी स्टैंड था जिसमें उसका फोन रखा था। उसके फोन में सोशल मीडिया लाइव चल रहा था। फिर रेहान को जैसे ही इश्की की तरफ से सिग्नल मिला उसने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। रेहान माइक में मिशा को देखते हुए बोला, मिशा मुझे पता है कि तुम आ गई हो। मैं बस आज आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो मेरे 10 गिनने तक तुम ऊपर आ जाना, और अगर न हुआ तो मैं आज खुद को आग लगा लूंगा। ये सुनने के बाद वहां खड़े सभी लोग मिशा को ऊपर जाने को बोलने लगे। मिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इश्की भी उसे जवाब देने को कह रही थी। इतने में ही रेहान ने अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर मिशा डर गई और थोड़ी देर रुकने के बाद वो ऊपर की तरफ भागने लगी।
मिशा जैसे ही ऊपर आए तो उसने देखा कि जहां रेहान ने आग लगाई थी वो वहां से बहुत दूर खड़ा था। मिशा को समझ आ गया कि ये सब एक ड्रामा था। मिशा कुछ करती इससे पहले ही राजवीर के गार्ड आकर भीड़ को खाली करवाने लगे और उन तीनों को राजवीर के पास ले आए। फ्लैशबैक एंड एपिसोड 66। इश्की और रेहान उदास होकर कैंटीन में बैठे थे कि तभी उनके पास मिशा आई और बैठते हुए बोली, तो मजा आया डांट खाकर। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर मिशा थोड़ा रुककर रेहान से बोली, अब ये बचकानी हरकतें छोड़ो और मुझे डेट पर लेकर चलो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रेहान और इश्की दोनों ही मिशा को देखने लगे। रेहान को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा था। वो बोला, क्या डेट? इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिशा रेहान की तरफ देखकर बोली, मैंने अभी सिर्फ डेट पर ले जाने को कहा है, एक्सेप्ट करने की बात नहीं की। पहले मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे सच में पसंद आए तो मेरी तरफ से हाँ होगी। रेहान खुशी से बोला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा ठीक समझो। उद्धरण चिन्ह। इश्की रेहान से बोली, ठीक है, फिर इसी खुशी में जाओ और हम दोनों के लिए कुछ लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। रेहान खुशी से मिशा को देखते हुए बोला, तुम भी क्या याद रखोगी इश्की, आज मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और इतना कहकर रेहान वहां से चला गया। उसके जाते ही इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे? उद्धरण चिन्ह। मिशा आराम से बोली, भाई ने समझाया तो मैंने सोचा क्यों ना एक मौका देकर देखूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की नाटक करते हुए बोली, मतलब मैं इतने दिनों से कह रही थी तो उसका कोई मतलब नहीं था, और तुम्हारे भाई ने एक बार क्या कहा तू तुरंत मान गई। वाह रे दोस्ती। उद्धरण चिन्ह। मिशा इश्की को घूरते हुए बोली, ठीक है, अब ज्यादा नौटंकी मत कर। जो तुम दोनों ने आज किया है, मैं चाहती तो उसके लिए गुस्सा भी हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं हुई। तुझे तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इश्की नकली हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है यार, खत्म करते हैं इन बातों को। तभी रेहान कुछ स्नैक्स लेकर आ गया और तीनों बैठकर खाने लगे। शाम के वक्त राजवीर अपने कैबिन में बैठा था और समर खड़े होकर उसे उस आदमी के बारे में बता रहा था जिसका एक्सीडेंट इश्की और मिशा की कार से हुआ था। समर बोला, सुबह मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, और बाद में जब देखा तो देखते ही उसे पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि गौतम रंधावा था। उद्धरण चिन्ह। समर के मुंह से ये नाम सुनकर राजवीर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, उसकी फैमिली तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। समर बोला, सर, उसके बारे में जैसी इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी अभी भी वैसी ही है। उद्धरण चिन्ह। फिर समर रुककर बोला, मिशा मैम और इश्की मैम जब तक उनकी फैमिली का पता न चल जाए तब तक उन्हें अपने साथ घर में रखने की बात कर रही थी, पर अब तो उनकी कोई फैमिली ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैम उन्हें अपने साथ घर ही लेकर जाएगी या अब तक ले जा चुकी होंगी। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ये सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर कुछ सोचने के बाद उसने इश्की को कॉल किया। इश्की ने कॉल रिसीव की और वो अपनी प्यारी आवाज में बोली, हेलो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर सीरियस होकर बोला, कहाँ हो तुम? तुम्हें आज ओवरटाइम करना था। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, वो अभी तो मैं घर आ रही हूँ, पर कल से पक्का ओवरटाइम कर लूंगी। वो क्या है, आज सुबह हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी याददाश्त चली गई। उनकी कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए मैं और मिशा उन्हें घर ले आए हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर गुस्से में इश्की से बोला, तुम उन्हें घर क्यों लेकर गई और मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार था जब राजवीर ने इतने गुस्से में इश्की से कुछ बोला था। इश्की राजवीर के गुस्से को देखकर हकलाते हुए बोली, वो उनकी हालत ठीक नहीं थी तो? उद्धरण चिन्ह। तभी राजवीर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हालत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल में रहने देती, घर क्यों लेकर गई? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बहुत ज्यादा डर गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर ने कॉल कट कर दी और अपना कोट लेकर बाहर जाने लगा। इधर घर पर इश्की को डरा देखकर मिशा ने उससे पूछा तो इश्की ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद मिशा को भी डर लगने लगा। तभी वहां पर कोमल आए और उन दोनों को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? और मैंने सुना है कि तुम अपने साथ किसी को लेकर आए हो, कौन है वो? उद्धरण चिन्ह। कोमल की बात सुनकर मिशा ने उन्हें आज जो भी हुआ वो सब बता दिया। सब सुनकर कोमल रूम में गई और जैसे ही उन्होंने सामने वाले आदमी को देखा तो डर से कांपने लगी। तभी अर्नब भी रूम में आए और वो भी उस आदमी को देखकर शॉक रह गए। वो उस आदमी को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? उद्धरण चिन्ह। उनकी ये बात सुनकर मिशा और इश्की दोनों ही डर गई। उस आदमी को देखकर सभी लोगों का ऐसे रिएक्ट करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी मिशा हिम्मत करके बोली, डैड उन्हें मैं लेकर आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मिशा ये बोली वैसे ही उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा।
ये देखकर सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि वो थप्पड़ मिशा को कोमल ने मारा था। कोमल मिशा की बाजू पकड़ करके उसे रूम से बाहर लेकर गई और उससे बोली, तू पागल हो गई है मिशा, क्यों लेकर आई तू उसे? उद्धरण चिन्ह। कोमल ये सब बोलते बोलते पैनिक करने लगी और बेहोश हो गई। राजवीर जल्दी में घर के अंदर आ रहा था, इसलिए उसने भी ये सब देख लिया। वो कोमल की तरफ भागकर आया और उन्हें गोद में उठाकर मिशा को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला। कुछ देर बाद सभी लोग कोमल के रूम में थे। राजवीर भी वहां मौजूद था और इश्की डर भरी नजरों से राजवीर को देख रही थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कोमल को चेक करके कुछ इंटरैक्शंस देकर वहां से चली गई। राजवीर अपने रूम में जाकर सोफे पर आंख बंद करके बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक करे। तभी इश्की रूम में आई और राजवीर के पास जाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की की आवाज़ सुनकर राजवीर ने अपनी आंख खोलकर उसे देखा। इस वक्त इश्की की आंखें नम थीं और एक दो बूंद आंसू गिर भी चुके थे। ये देखकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पोंछकर प्यार से बोला, कुछ करने से पहले एक बार बता दिया करो मुझे। एटलीस्ट मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सही है या गलत है। देखा आज तुमने क्या किया। तुम दोनों की एक गलती की वजह से मिसेस सिंघानिया की क्या हालत हो गई है। उद्धरण चिन्ह। इश्की राजवीर से बोली, पर हमें पता नहीं था। आंटी ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? कौन है वो आदमी? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ये बात तो अभी मुझे भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने ये बोलकर इश्की को गले से लगा लिया। एपिसोड 67। इधर कोमल के होश में आने के बाद अर्नव उसे देखते हुए बोला, कोमल, आपको मिशा को थप्पड़ नहीं मरना चाहिए था। उसे थोड़ी ना सच का पता है। वो तो सिर्फ एक अच्छा काम कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। कोमल डरते हुए बोली, लेकिन वो ऐसे ही किसी को भी घर लेकर आ जाएगी क्या? उसे नहीं पता वो आदमी कितना खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव बोले, आप डरिए मत, उसे कुछ भी याद नहीं है और जब तक उसे याद आएगा हम उसे इस घर से दूर भेज देंगे। उद्धरण चिन्ह। अंडस्को। इधर इश्की राजवीर की गोद में ही सो गई थी तो राजवीर ने उसे उठाकर बेड पर आराम से सुला दिया और खुद स्टडी रूम में आ गया। इसके बाद उसने समर को कॉल करके बोला, मिसेस सिंघानिया की 20 साल पहले की इन्फॉर्मेशन निकालो। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, उनके दोस्त कौन थे, परिवार कौन था, सब। उद्धरण चिन्ह। समर बोला, ओके सर, बट इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, टेक योर टाइम बट कोशिश करो कि ये काम जल्दी हो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि गौतम रंधावा से क्या लेना देना है। उद्धरण चिन्ह। समर बोला, ऑक्सर मैं ट्राई करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर काम करने के बाद राजवीर ने वापस अपने रूम में आकर देखा तो इश्की नींद में कुछ बेचैन सी लग रही थी। राजवीर जल्दी से इश्की के पास आया और जैसे ही उसे टच किया तो शॉक रह गया, क्योंकि इस वक्त इश्की का शरीर आग की तरह तप रहा था। राजवीर खुद से बोला, इतना तेज फीवर कैसे हो गया? अभी तो ठीक थी। उद्धरण चिन्ह। वो इश्की की हालत देखकर परेशान हो गया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। फिर ठंडा पानी लेकर इश्की के सिर पर पट्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हेल्पर डॉक्टर को राजवीर के रूम में लेकर आया। राजवीर ने उसे इश्की को चेक करने को कहा तो डॉक्टर ने इश्की को एग्जामिन किया और एक इंजेक्शन लगाया। फिर राजवीर से बोला, सर इन्हें वायरल हुआ है, मैंने इंजेक्शन दिया है, इससे इनका फीवर कम हो जाएगा और शायद 2 दिन तक फीवर आता रहेगा, इससे ज़्यादा दिन भी रह सकता है। मैंने इनके ब्लड का सैंपल ले लिया है, अगर कोई और रीज़न हुआ तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात पर राजवीर ने हाँ कहा और डॉक्टर वहां से चला गया। राजवीर इश्की के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगा, फिर प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया। आज पूरी रात राजवीर सोया नहीं था, बल्कि इश्की को ही प्यार से देखे जा रहा था। बीच बीच में उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहा था। सुबह का वक्त इश्की की जब आंख खुली तो उसके सिर के साथ ही पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसमें ताकत ही नहीं बची। इश्की उठकर बैठ गई पर उसे चक्कर आने लगा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया और उसने इश्की को देखा जो कि अपना सिर पकड़े बैठी थी। राजवीर जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ इश्की, सिर में दर्द हो रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ और पूरे शरीर में भी, और मैं जैसे ही बैठी वैसे ही चक्कर भी आने लगे। उद्धरण चिन्ह। राजवीर प्यार से इश्की को सुलाते हुए बोला, तो तुम बैठी क्यों, लेट जाओ, तुम्हें रात को फीवर आ गया था इसलिए वीकनेस लग रही होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की खुद की तारीफ करते हुए बोली, फीवर, लेकिन आज तक मुझे ऐसे कभी फीवर नहीं आया। इवन आश्रम में भी बहुत से बच्चे बीमार पड़ते थे, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। उद्धरण चिन्ह। राजवीर चिढ़ते हुए बोला, हाँ तुम बहुत फिट हो, रात को तो फीवर मुझे आया था, बस पेन तुम्हें ट्रांसफर हो गया। उद्धरण चिन्ह।
इश्की फिर से तारीफ करते हुए बोली, आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आप देखना, एक बार मेडिसिन लूंगी और फिर मैं बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राजवीर प्यार से इश्की के सिर पर किस करते हुए बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ठीक रहो, कभी भी कमजोर न पड़ो। उद्धरण चिन्ह। इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, मुझे बाथरूम जाना है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारते हुए बोला, मैं बाहर ही हूँ, अगर चक्कर आए तो मुझे आवाज दे देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया और राजवीर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद राजवीर को इश्की की आवाज सुनाई दी तो राजवीर अंदर गया और उसने देखा कि इश्की पानी से भीग चुकी है। वो उसी हालत में मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मैं नल चालू कर रही थी, गलती से शावर चालू हो गया और मैं भीग गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, ध्यान रखना था ना, तुम्हें अभी फीवर है और तुम ठंडे पानी से भीग रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राजवीर इश्की के पास आया और उसे उठाकर एक चेयर पर बिठा दिया। फिर उसे टॉवल से साफ करने लगा। वो इश्की को कपड़े देकर बोला, ये लो जल्दी से चेंज करो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजवीर बाथरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद फिर से इश्की की आवाज आई तो राजवीर अंदर गया। इश्की चेयर पर अपने कपड़े चेंज करके बैठी हुई थी। उसने राजवीर को देखकर अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए तो राजवीर स्माइल करते हुए उसके पास आया और इश्की को अपनी गोद में उठाकर बोला, बिल्कुल 5 साल की बच्ची हो तुम। उद्धरण चिन्ह। इश्की शरारत से बोली, नहीं, मैं 5 साल की नहीं बल्कि 20 साल की बच्ची हूँ और आपने एक बच्ची से शादी की है, तो अब भुगतिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की को बेड पर बिठा दिया और उसे ब्रेकफास्ट कराया, फिर उसे मेडिसिन दिया। तभी राजवीर के फोन पर एक एमएसजी आया। राजवीर उस एमएसजी को देखा तो उसमें इश्की की ब्लड रिपोर्ट थी। राजवीर रिपोर्ट देखकर पढ़ने लगा तो इश्की बोली, इतने गौर से आप किसका एमएसजी पढ़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की जोर से चौंकते हुए बोली, क्या ब्लड रिपोर्ट, लेकिन मेरा ब्लड लिया कब। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अरे इतनी जोर से क्यों बोल रही हो, जब रात को तुम नींद में थी तब सैंपल के लिए ब्लड लिया था। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, लेकिन ये गलत है, मेरी मर्जी के बिना मेरा ब्लड कैसे लिया, अगर मैं उठ जाती तो जरूर बेहोशी हो जाती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, इसमें मर्जी वाली बात कहाँ से आ गई, और तुम बेहोश क्यों होती। उद्धरण चिन्ह। इश्की धीरे से मासूम शक्ल के साथ बोली, वो मुझे न ब्लड से डर लगता है, मैं ब्लड देख लूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्राव ऊपर करके पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तो कोई बहुत स्ट्रांग बन रही थी। उद्धरण चिन्ह। इश्की धीरे से बोली, नहीं मैं स्ट्रांग तो हूँ, बस थोड़ा ब्लड से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है, तुम अब रेस्ट करो, ज्यादा मत बोलो। फिर इश्की ने पूछा, अच्छा रिपोर्ट में आया क्या है, ये तो बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर प्यार से बोला, कुछ नहीं आया है, तुम्हें वायरल ही हुआ है। उद्धरण चिन्ह। और फिर इश्की को आराम से लिटाते हुए बोला, आंखें बंद करके रेस्ट करो अब। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 68। इश्की आराम से रेस्ट कर रही थी और राजवीर लैपटॉप लेकर उसी के पास बैठा काम कर रहा था। आज राजवीर ऑफिस नहीं गया था और वो घर से ही काम कर रहा था। वो बीच बीच में इश्की को भी देख रहा था, जो इस वक्त आराम से सो रही थी। राजवीर ने जब देखा कि इश्की अच्छे से सो गई तो उसने इश्की के फोरहेड पर किस किया और अपने रूम से बाहर निकलकर गौतम के रूम की ओर बढ़ गया। राजवीर ने वहां जाकर देखा तो गौतम अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा था। वो उसके पास जाकर बोला, आप ठीक है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की आवाज सुनकर गौतम पीछे पलट कर बोले, मैं ठीक हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, अपने बारे में तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और आपके ही असिस्टेंट से पता चला कि मेरी कोई फैमिली भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर बोला, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना, मैं आपके बारे में सब बता देता हूं और ये भी कि आप कहाँ रहते थे और क्या करते थे। उद्धरण चिन्ह। फिर जितना वो गौतम के बारे में जानता था उसने उसे सब बता दिया और फिर आगे बोला, मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, वो आपको लेने आता ही होगा। वो क्या है न कि इस एक्सीडेंट से आपकी याददाश्त बेशक चली गई है पर आपने अपना बिजनेस बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, उसे तो देखना ही पड़ेगा ना, और याददाश्त जाने से इंसान सीखी हुई चीज थोड़ी ना भूलता है। उद्धरण चिन्ह। गौतम थोड़ा इमोशनल होकर बोला, आप सही कह रहे हैं, अब कब तक मैं आप सब पर बोझ बनकर रहूंगा, एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे कहाँ पता था कि राजवीर पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वही करता था जो उसे अच्छा लगता था, फिर सामने वाला चाहे कितना भी उसे इमोशनल कर ले,
और एक बात तो राजवीर समझ ही चुका था कि ये गौतम जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। यही कहावत गौतम पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। राजवीर आराम से स्माइल करते हुए बोला, अच्छी बात है, मैं आपको किसी के एहसान तले दबने से ही बचा रहा हूँ। वो क्या है कि आप इतने भी कमजोर या लाचार इंसान तो नहीं हैं जिसे किसी और की सपोर्ट की जरूरत पड़े। एक बहुत नामी बिजनेसमैन है आप, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो आप क्यों किसी का एहसान लेना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात से गौतम को साफ साफ समझ आ रहा था कि राजवीर उसे अपने घर से निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद गौतम का असिस्टेंट भी वहां आ गया और राजवीर ने गौतम को अपने घर से रवाना कर दिया। राजवीर ने उन्हें इस घर में रुकने का एक भी मौका नहीं दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ चुका था कि गौतम एक खतरनाक इंसान है और उसे ज्यादा दिन यहाँ रहने दिया तो उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता था। और उसको देखकर जो हाल कोमल का हुआ, उससे वो समझ चुका था कि कहीं न कहीं कुछ तो बुरा हुआ होगा उनके साथ। राजवीर ने कभी जताया नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के एक भी मेंबर पर कभी कोई आंच नहीं आने देता था। ये सब करने के बाद राजवीर अपने रूम में गया और देखा तो इश्की अभी भी सो रही थी। फिर राजवीर ने वॉच की ओर देखा तो लंच का टाइम हो चुका था। राजवीर इश्की के पास जाकर उसे प्यार से उठाते हुए बोला, इश्की उठ जाओ, लंच टाइम हो गया है, खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की नींद में ही बोली, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पूरा शरीर हैवी लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर बोला, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए लाइट खाना ही मंगवाया है, उठो और खाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने इश्की को नींद में उठाकर बैठा दिया। इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें मसलते हुए खोली और राजवीर को देखा। फिर उसकी नज़र टेबल पर गई, जहां पर एक प्लेट में खिचड़ी थी। ये देखते ही इश्की का मुंह बन गया और वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, इससे अच्छा तो मैं कुछ नहीं खाऊं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है मत खाओ, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की अपना सिर राजवीर के कंधे पर रखते हुए बोली, अरे आप अब ये मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है खिला दीजिए, लेकिन मैं अपनी आंख बंद रखूंगी, मुझे नहीं देखना इस गंदे खाने को। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, ठीक है, जैसे खाना है वैसे खाओ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राजवीर इश्की को खाना खिलाने लगा। खाने के बाद इश्की बोली, ये बीमारों का खाना था या बीमार करने का? इसे खाने के बाद और वीकनेस लग रही है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है, चलो अब दवाई खाओ। उद्धरण चिन्ह। दवाई देने के बाद राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा। आज राजवीर को इश्की पहले से भी कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पूरा डल हो चुका था और लिप्स भी सूख रहे थे। ये सब देखकर राजवीर को अब अच्छा नहीं लग रहा था। उससे इश्की की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, वरना वो तो हमेशा इश्की को उछल कूद करते हुए, ड्रामा करते हुए ही देखता था। राजवीर इश्की के सर को सहलाते हुए बोला, क्या हमेशा फीवर में तुम इतनी ही कमजोर हो जाती थी? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, नहीं, मैंने कहा था ना आपको, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी और अगर कभी बीमार हो भी जाती थी तो मेडिसिन की एक डोज में ही ठीक हो जाती थी। ये पहली बार है जब मुझे इतनी वीकनेस लग रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को बेड पर लिटाकर बाथरूम में चला गया। फिर वहां से एक गीला टॉवल लेकर आया और उससे इश्की के फेस को साफ किया। फिर मॉइस्चराइजर लाकर उसके फेस और लिप्स पर लगाने लगा। इश्की प्यार से राजवीर को देखते हुए बोली, आपको पता है, आज तक कभी किसी ने इतने अच्छे से मेरी केयर नहीं की। इवन मैं बीमार भी होती थी ना, तब भी नहीं, बस मेडिसिन लाकर दे देते थे। उद्धरण चिन्ह। इश्की की बात सुनकर राजवीर इश्की को गले लगाकर लेटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत स्ट्रांग थी, तुम्हें किसी की केयर की क्या जरूर थी। उद्धरण चिन्ह। इश्की खुशी से बोली, वो तो सही है, और जब किसी की जरूरत पड़ी तो गॉड ने आपको भेज दिया मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर प्यार से बोला, हम तो अब इन पुरानी बातों को भूल जाओ, पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब जो होगा वो सिर्फ अच्छा अच्छा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, राजवीर आप कभी मुझे खुद से दूर जाने मत देना, मुझे सारी जिंदगी आपके साथ जीनी है, आपके साथ ही रहना है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तुम चिंता क्यों कर रही हो, अगर तुम चाहोगी तब भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, हर पल अपने करीब। इश्की बोली, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत। उद्धरण चिन्ह। वो बोल ही रही होती है कि तभी राजवीर ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोला, मैं हूं ना, मेरे रहते कभी कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और अपने इस छोटे दिमाग को अब शांति दो और रेस्ट करो, फालतू में अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाओ। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की को टाइट हक कर लिया और उसके मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मैं कभी ये बात अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। अगर कोई मुझसे मेरे जीने की वजह छीनेगा तो मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। उद्धरण चिन्ह।
मिशा अपने रूम में बैठी थी और उसे रह रहकर कोमल का थप्पड़ याद आ रहा था। उसकी आंख भी नम थी। तभी कोमल अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई और आकर मिशा के पास बैठते हुए बोली, रोना धोना तो ऐसे मचा रखा है जैसे मैंने तुम्हें पहली बार मारा है। इतनी बार मेरे से पिटी हो, लगता है भूल गई। वैसे इसमें गलती मेरी ही है, बहुत दिन से मारा नहीं था ना, इसलिए ये सब हो रहा है। चलो बहुत ड्रामा हो गया, अब कुछ खा लो। कोमल की बात सुनकर मिशा उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम आखिर आपने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था? और आप बेहोश भी हो गई थी, कुछ छुपा रही हैं आप? उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम ऐसे ही किसी भी गैर आदमी को घर लेकर आ गई थी, बस इसलिए। तुम जानती हो ना हमारे कितने दुश्मन हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद मिशा कुछ नहीं बोली और चुपचाप कोमल के हाथ से खाना खाने लगी। एपिसोड 69। रात को राजवीर इश्की को खाना खिलाकर उसे उसकी दवाई दे दी, जिससे इश्की वापस से सोने लगी कि तभी उसे उल्टी जैसा लगा। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। इश्की को देख राजवीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है इश्की, तुम उठ क्यों रही हो? बाथरूम जाना है, इश्की अपनी धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर राजवीर जल्दी से इश्की को गोद में उठाया और उसे बाथरूम लेकर गया। राजवीर ने जैसे ही इश्की को नीचे उतारा वैसे ही इश्की को उल्टी होने लगी। राजवीर की नज़र जैसे ही उस पर गई वो शॉक हो गया, क्योंकि इश्की को खून की उल्टी हो रही थी। ये देखकर राजवीर बहुत घबरा गया और जल्दी से इश्की के फेस को क्लीन करके उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सभी लोग लिविंग रूम में ही बैठे थे और राजवीर को इस तरह से इश्की को ले जाते देख सभी डर गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी दादी ने मिशा से पूछा, मिशा इश्की को क्या हुआ है? मिशा बोली, दादी उसे रात को फीवर आ गया था। कोमल चिंता करते हुए बोली, क्या कहीं और ज्यादा तो तबीयत खराब नहीं हो गई है? राजवीर सीधे जाकर कार में बैठ गया। इश्की उसकी गोद में ही थी। ड्राइवर जल्दी से आकर कार ड्राइव करने लगा। इश्की की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। राजवीर ने टाइट से इश्की को पकड़ रखा था। साथ ही राजवीर अपने फोन से समर को कॉल करने लगा। जैसे ही समर ने कॉल पिक किया वैसे ही राजवीर बोला, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ। ये बोल राजवीर कॉल कट कर इश्की के सिर को सहलाने लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इश्की का ट्रीटमेंट कर रहे थे और राजवीर इश्की के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठा था। तभी एक डॉक्टर बोला, सर हमें मैम का एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वार्ड के बाहर राजवीर की पूरी फैमिली आ चुकी थी। समर को वहां खड़ा देख अर्नव ने पूछा, समर क्या हुआ है इश्की को? समर बोला, पता नहीं सर, अभी मैम का ब्लड सैंपल लिया है, थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। सभी लोग परेशान हो गए थे। दादी वार्ड के अंदर आई तो देखा कि राजवीर इश्की का हाथ पकड़े एकटक उसे ही देख रहा था। दादी ने राजवीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम चिंता मत करो राजवीर, इश्की जल्दी ठीक हो जाएगी। राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दादी से बोला, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये बोलकर राजवीर वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर ने राजवीर सभी को देखा और डॉक्टर के कैबिन की तरफ चला गया। समर भी उसके पीछे हो लिया। डॉक्टर के कैबिन में राजवीर चेयर पर बैठा था और उसके सामने डॉक्टर। वो राजवीर से बोला, सर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और ये मैटर काफी सीरियस है। डॉक्टर ये बात डरते डरते बोल रहा था। राजवीर गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। डॉक्टर डर कर बोला, सर मैम के ब्लड में जहर मिला है, आई मीन टू से दैट उन्हें जहर दिया जा रहा था। ये बात सुनकर राजवीर पूरी तरह से शॉक हो गया और वो अपने आप में ही बुदबुदाया, जहर? डॉक्टर आगे बोला, सर और ये जहर आम जहर की तरह एक बार में असर नहीं करता। किसी को तड़पा कर मारने के लिए इस जहर को खास फॉर्मूला के साथ बनाया जाता है। इसे एक बार में नहीं दिया गया, बल्कि 4 से 5 डोज दिए गए हैं और हर डोज में पेशेंट की हालत खराब होती जाती है और आखिरी डोज में जान चली जाती है। डॉक्टर की ये बात ही काफी थी राजवीर के दिल में दर्द पैदा करने के लिए। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई एक मासूम सी लड़की को इस कदर मारना चाहता होगा, वो भी सिर्फ राजवीर से बदला लेने के लिए। राजवीर हिम्मत करके बोला, जब पहले ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं आया था? डॉक्टर बोला, सर उस समय मैम को एक डोज ही दिया गया होगा, इसलिए उन्हें फीवर आने लगा। एक डोज में वो जहर ब्लड में नहीं गया होगा या फिर पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि उसकी मात्रा कम थी। अभी मैम की कंडीशन देखकर लग रहा है कि 2 डोज दिए जा चुके हैं। अगर आगे भी वो जहर मैम के शरीर में जाता तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। उद्धरण चिन्ह। राजवीर गुस्से से उस डॉक्टर को बोला, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मेरी इश्की को कुछ नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बोला, सर हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दें, बट हमें अभी भी उस जहर के फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है, और जब तक वो फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम जहर का एंटीडोट नहीं दे सकते।
आप जल्दी से उस इंसान का पता लगाइए जो ये सब कर रहा था। तब तक के लिए हम मैम की हालत को स्टेबल रखेंगे। ये सुनकर राजवीर गुस्से से उस कैबिन से बाहर चला गया और समर से बोला, समर मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। तुम कैसे और कहाँ से पता करोगे मुझे नहीं पता। जमीन खोदो या आसमान चीरो, आई डोंट केयर, बस मुझे वो चाहिए। और उसे ढूंढने की शुरुआत घर से करो, क्योंकि घर का कोई सर्वेंट जरूर उसे मिला हुआ है जो इश्की तक वो जहर पहुंचा रहा था। उद्धरण चिन्ह। समर बोला, शो सर। राजवीर आगे बोला, रॉकी आ गया है, उसे भी अपने साथ लो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की सारी इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद समर वहां से चला गया। उसके बाद राजवीर वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सभी लोग वहीं थे। सभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अर्नव राजवीर को देखकर बोले, क्या हुआ है इसे, क्या कहा है डॉक्टर ने? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी वीक हो गई है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि इश्की को क्या हुआ, लेकिन तभी अर्नव राजवीर का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर एक खाली जगह पर ले आए। फिर गुस्से से बोले, क्या हुआ है उसे, अब सच सच बोलो राजवीर। इस बार राजवीर ने बिना कुछ छिपाए अर्नव को सब सच बता दिया। ये सब सुनकर वो शॉक गए। वो बोले, तुम्हें किसी पर शक नहीं है? राजवीर बोला, किस पर करूं शक, मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, पर पता नहीं उनमें से किसको इश्की के बारे में पता चल गया। अर्नव बोले, शायद मैं इस जहर को जानता हूँ। राजवीर बोला, क्या, पर कैसे, और कौन कर सकता है ये? अर्नव बोले, कौन कर सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन एक सपेरे का बहुत पुराना कबीला है जहाँ पर कई प्रकार के जहर बनाए जाते हैं और वो जहर लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें वहाँ से इस जहर के बारे में जरूर पता चल सकता है, और एक बार जहर के बारे में पता चल जाए तो उसका तोड़ भी उनके पास से ही मिल जाएगा। राजवीर बोला, आप मुझे उस कबीले का पता दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। अर्नव बोले, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ ज्यादातर आदिवासी रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानते हैं और अजनबी पर हमला भी कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो उस कबीले की सरदार को जानता है। राजवीर बोला, ठीक है, तो जल्दी चलिए। वहां से अर्नव और राजवीर दोनों निकल गए। आज राजवीर इश्की के लिए अपनी सारी नाराजगी भूल चुका था। वो तो बस अपनी इश्की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजवीर आज कुछ भी कर सकता था, बस इश्की को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। आज पहली बार राजवीर की आंख इश्की की हालत देख के नम हुई थी, जिसे शायद ही कोई देख पाया था। एपिसोड 70। हॉस्पिटल में इश्की को धीरे धीरे होश आ रहा था और होश आते ही वो राजवीर को पुकारने लगी। इश्की की आवाज़ सुनकर मिशा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? मिशा की आवाज़ सुनकर कोमल और दादी दोनों का ध्यान इश्की की तरफ गया। वो दोनों भी इश्की की तरफ देखकर उसके पास आ गई। कोमल बोली, हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है? राजवीर। इश्की अभी भी धीरे से सिर्फ राजवीर का नाम ले रही थी। दादी इश्की का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, राजवीर बस अभी आ रहा है। इश्की टूटी फूटी आवाज में बोली, वो है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है, राजवीर को बुला दीजिए। मिशा इश्की को समझते हुए बोली, भाई आ रहे हैं, बस वो डॉक्टर के पास हैं। इश्की रुवासी आवाज में बोली, नहीं, राजवीर को बुला दो प्लीज। मिशा बोली, ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। इश्की बेचैनी से बोली, प्लीज राजवीर को बुला दो। मिशा राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लगा। मिशा ने 2 से 3 बार और कॉल ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मिशा ने समर को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन भी अनरीचेबल बता रहा था। मिशा टेंशन से कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम, भाई का कॉल ही नहीं लग रहा है। कोमल इश्की को देखते हुए बोली, ऐसे तो इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मिशा इश्की के पास जाकर बोली, इश्की, मैंने भाई को कॉल कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। इश्की बोली, नहीं, मेरी बात करवाओ, मुझे बात करनी है। मिशा बोली, तू रेस्ट करना। मिशा ने फिर से इश्की को समझाने की कोशिश की। इश्की रोते हुए बोली, नहीं, राजवीर को बुलाओ, वो कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? वो कहीं नहीं जाते हैं, उनको बुलाओ प्लीज़। इश्की की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी तो मिशा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इश्की को नींद की इंजेक्शन देकर बोले, अब ये कुछ घंटे नींद में रहेगी। इंजेक्शन लगाने के बाद इश्की धीरे धीरे सोने लगी, लेकिन उस हालत में भी वो राजवीर का ही नाम लिए जा रही थी। शहर से बाहर, शहर से थोड़ी दूरी पर राजवीर और अर्नव किसी का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें एक कार आते हुए दिखी। अर्नव बोले, हर्ष आ गया है। ये बोलकर अर्नव उस कार के पास गए तो उनमें से एक आदमी बाहर आया, जिसकी उम्र अर्नव की उम्र जितनी ही होगी। वो राजवीर के पास आकर बोले, राजवीर, वो कबीला जंगल के पास रहता है और वहाँ पर बहुत खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ आदिवासियों का भी खतरा है। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे उस कबीले के सरदार से मिलवा दीजिए। हर्ष बोले, मैं मिलवा तो दूंगा और शायद तुम्हें वहां तक सही से लेकर भी चला जाऊंगा, लेकिन वो मानेगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ,
क्योंकि वो लोग दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं, वो अपने राज दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। राजवीर बोला, अपनी इश्की को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, उसके बाद क्या और कैसे करना है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हर्ष ने पूछा, ठीक है फिर, वह जंगल यहाँ से काफी दूर है, ये तो तुम्हें पता है ना। उन्होंने इतना कहा ही था कि आसमान से तेज आवाज आने लगी और जोर की हवा चलने लगी। अर्नव और हर्ष ऊपर देखने लगे, वहां एक चौपर था। राजवीर बोला, चलें, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर राजवीर चौपर के अंदर चला गया। उन्होंने इस 4 से 5 घंटे का सफर लगभग आधे घंटे में ही तय कर लिया। हर्ष ने जो जगह बताई वो उत्तराखंड में थी। जंगल के पास ही उन्होंने लैंड किया। बाहर आकर हर्ष बोला, यहाँ से आदिवासियों का इलाका शुरू होता है, हमें सावधान रहना होगा। ये सुनकर राजवीर ने अपनी गन पॉकेट से बाहर निकलकर अनलॉक कर लिया। वो तीनों आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आदमी उनके सामने आया और बोला, आप हर्ष है न, जिसने सरदार को संदेश भेजा था। हर्ष बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं। वो आदमी बोला, आओ मेरे साथ, लेकिन आवाज मत करना, रात का समय है, कौन सा जंगली जानवर कहाँ होगा कुछ पता नहीं। फिर सभी उसके पीछे जाने लगे और एक काबिले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बच्चों के हाथ में भी सांप था, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ नहीं कर रहा था। वो आदमी एक घर के आंगन में बैठे हुए आदमी से बोला, सरदार मैं ले आया इन्हें। आंगन में बैठा आदमी उन सब का सरदार था। उसने उसे जाने का इशारा किया, फिर हर्ष से बोला, कहिए कैसे आना हुआ। हर्ष बोले, आपकी मदद चाहिए, एक बच्ची की जान खतरे में है, उसकी जान बचाने के लिए एक जहर का तोड़ चाहिए। सरदार बोला, जहर का तोड़, माफ करना लेकिन हम इस जंगल का एक पत्ता भी किसी को ले जाने नहीं देते हैं, फिर जहर का तोड़ कैसे दे दे। हर्ष बोले, किसी की जान का सवाल है। सरदार बोला, और यहाँ हमारे उसूलों का सवाल है। राजवीर गुस्से से बोला, कमाल का उसूल है आपका, कातिल को किसी की जान लेने के लिए जहर दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए तोड़ नहीं दे सकते। सरदार चिल्लाते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो, हम किसी की भी जान का सौदा नहीं करते हैं। राजवीर भी चिल्लाते हुए बोला, फिर उन लोगों के पास वो जहर कहाँ से आया जो सिर्फ आप जैसे लोगों का कबीला बनाता है, कैसे वो जहर उन्होंने मेरी जान तक पहुंचा दिया। राजवीर आगे बोला, मैं आपसे आराम से मान रहा हूँ, उस जहर का तोड़ मुझे दे दीजिए, वरना याद रखिएगा राजवीर सिंघानिया नाम है मेरा, इस जगह को राख करने में वक्त नहीं लगेगा। सरदार बोला, तुम धमकी दे रहे हो हमें। राजवीर बोला, नहीं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, पहले आदर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक औरत रोते हुए आए और बोली, सरदार वो बाघ मेरे बच्चे को ले गया है, सरदार बचा लीजिए। सरदार गुस्सा करते हुए बोला, कितनी बार कहा है रात होते ही बच्चों को घर के अंदर कर दरवाजा बंद कर लिया करो, पर तुम सबको समझ में नहीं आता है। ये 8वीं घटना हो रही है, लेकिन क्या कहीं कोई जिंदा बचा है। फिर उसने जोर से चिल्ला के अपने आदमियों को बुलाया और सभी लोग घने जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगे कि तभी राजवीर बोला, मैं उस बच्चे को बचा कर ले आऊं तो क्या आप मुझे उस जहर का तोड़ दे दोगे। राजवीर की ये बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। तभी अर्नव बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम राजवीर, वो जंगल घना है और खतरनाक भी, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। पर राजवीर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सरदार की तरफ देखकर बोला, हाँ या ना। सरदार बोला, जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जंगल के अंदर हम लोग भी अकेले नहीं जाते हैं और तुम उस बाघ का सामना करने की बात कर रहे हो। राजवीर बोला, वक्त नहीं है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सरदार बोला, ठीक है, अगर वो बच्चा जिंदा आ गया तो मैं तुम्हें वो तोड़ बना कर दे दूंगा। ये सुनते ही राजवीर जंगल की तरफ जाने लगा, लेकिन सरदार ने उसके साथ कुछ और लोग भी भेज दिए थे। हर्ष बोले, तुम चिंता मत करो अर्नव, राजवीर है वो, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ जाएगा। जंगल में राजवीर जैसे ही जंगल के अंदर गया, उसे बाघ के पैरों के निशान दिखने लगे तो राजवीर उस दिशा की तरफ बढ़ गया। राजवीर ने थोड़ी दूर जाकर देखा, बाघ बच्चे के ऊपर झपट्टा मरने जा ही रहा था। ये देखकर राजवीर ने भी एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ से उस बाघ को धक्का देकर उसे दूर गिरा दिया और खुद अपने एक घुटने के बल नीचे बैठकर उस बाघ की तरफ देखने लगा। इस बार बाघ ने बच्चे को छोड़ दिया और राजवीर के ऊपर अटैक किया, लेकिन राजवीर उस अटैक से बच गया। राजवीर अपने दिमाग से उस बाघ के हर एक अटैक से बचता चला गया और लास्ट में उसने उस बाघ को एक जाल में फंसा दिया। राजवीर चाहता तो एक शूट में उसे मारकर तुरंत उस बच्चे को बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जाल में फंसने के बाद वो बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजवीर ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन लोगों की तरफ जाकर बोला, चलो, ये बाघ कभी भी इस जाल से आज़ाद हो सकता है। ये बोलकर राजवीर आगे की तरफ चला गया। कबीले के सभी लोग परेशान घूम रहे थे कि तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, वो देखो, वो लोग आ रहे हैं और बच्चा भी उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे।
राजवीर ने अंदर आकर उस बच्चे को उसकी मां को दिया और सरदार से बोला, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर के अंदर जाकर एक शीशी लाकर राजवीर को दे दी और बोले, ये लो, ये उसे पिला देना, ये उस जहर को काट देगा, लेकिन याद रहे इसके असर से भी बुखार और उल्टियां होगी क्योंकि वो उसी रूप में शरीर से बाहर आएगा। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया और सभी लोग जल्दी से बाहर जाकर वापस चोपर में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई थी। राजवीर को तो अब जैसे तैसे इश्की के पास पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था अगर इश्की उठी और उसे राजवीर नहीं दिखा तो वो पैनिक करने लगेगी। राजवीर उसे जल्दी ठीक होता हुआ देखना चाहता था। अब इश्की को वो उस हालत में नहीं रहने दे सकता था। किसने दी है इश्की को जहर? कौन कर रहा राजवीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश? क्या मकसद है उस आदमी का? थैंक यू फॉर लिसनिंग।